नमस्कार, मैं वैद्य शिल्पा इरमे सप्त धातु सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सप्त धातु में आज का हमारा ये आखिरी धातु है शुक्र धातु, द इसेंस ऑफ ऑल धातु। शुक्र शरीर में सप्त धातु का एक एक करके हमने कार्य देखा, किस प्रकार से हमारे शरीर में दोषों के साथ साथ इस धातुओं का, हर धातु का एक अपना अपना महत्व है। प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनाम क्रमशः क्रमात् स्मृतम। तो ये आखिरी लास्ट धातु जो गर्भ का निर्माण, रिप्रोडक्शन का कार्य करता है, तो इसीलिए इस धातु को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे हमने देखा, हर एक धातु के निर्माण में आगे का धातु निर्माण करने की क्षमता एक धातु में होती है। धातुओं ही धात्वाहार। इस प्रकार से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से ये शुक्र धातु बनता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो धातु परिणमन की प्रक्रिया है, या ये जो निरंतर हमारे शरीर में चलती है, तो एक एक आगे का धातु बनते जाता है। हर एक धातु का उपधातु और मल तैयार होता है, किंतु शुक्र एक ऐसा धातु है जिसमें मल बचता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बार उस पर परिणमन होता है। जैसे हम सोने के ऊपर प्रक्रिया करते हैं, बार बार सोना, अगर हम उसको गर्म करते हैं या सोने के ऊपर शुद्धता की अलग अलग टेस्ट या प्रक्रिया अगर हम करते हैं, तो सोना एकदम तेजस्वी और शुद्ध बन जाता है। तो उस प्रकार से हमारे शरीर में निरंतर ये अग्नि की क्रिया चलती रहती है, और इस निरंतर अग्नि की क्रिया से मज्जा से जो शुक्र धातु का निर्माण होता है, उसमें मल शिल्लक नहीं रहता, मल बचता ही नहीं है। और इसीलिए ये शुक्र धातु जो निर्माण होता है, उसका श्रेष्ठ कार्य है गर्भ उत्पादन, रिप्रोडक्शन। शुच यानी प्योर, अत्यंत, जैसे मैंने नाम दिया इसेंस ऑफ ऑल टिश्यूज, इसेंस ऑफ ऑल धातुज। तो हमारे शरीर के सारे धातुओं का सार भाग, इसेंस, लाइक कोई भी फल ले लो, या एक जैसे हम देखते कि फल में बाहर से तो फल एकदम से कड़क दिखता है, कठिन दिखता है, जैसे मैंने कल फणस का उदाहरण दिया था, लेकिन उसका जो अभ्यंतर भाग होता है, गर होता है, वो एकदम टेस्टी होता है, मधुर होता है। तो इस प्रकार से शरीर में सारे धातुओं का अत्यंत तेजस्वी सारभूत शुद्ध भाग जो बनता है, वो अत्यंत निर्मल, शुद्ध, प्योर। तो इसीलिए इस शुद्ध धातु से बना हुआ ही शुक्र धातु। तो आज हम डिस्कस करेंगे शुक्र धातु के बारे में। शुक्र धातु गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक इसका महत्व है। बाल्यावस्था, स्त्रियां, पुरुष, अलग अलग उम्र में शुक्र धातु का प्रादुर्भाव अलग अलग होता है। वैसे सर हर धातु का होता है, रस धातु का, रक्त का, मांस का, अलग अलग उम्र के पड़ाव में इन धातुओं की स्थिति, इसके कर्म बदलते रहते हैं, या इसके प्रमाण या इसके वृद्धि में भी बदलाव आता है। लेकिन ज्यादा चर्चा होती है शुक्र धातु के ऊपर, क्योंकि शुक्र धातु गर्भ उत्पादन का कार्य करता है। स्त्रियों में, पुरुषों में, बालकों में, बच्चों में शुक्र धातु का परिमापन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या अलग अलग विचार इसके बारे में, मतलब प्रवाह काफी सारे हैं। जैसे चरक, सुश्रुत आदि आचार्य, हम आगे आगे देखेंगे कि किस प्रकार से शुक्र धातु की गणना की है। वैसे तो ये धातु ही है, देयर आर 7 धातुज, किंतु धातु की गणना या स्रोतस की गणना में कुछ जैसे हमारे आचार्यों का कहना है, कुछ उसमें डिफरेंसेस है, उनका मतलब प्रवाह अलग अलग है। तो शुच यानी प्योर धातु, तो सबसे प्योर धातु जो है वो शुक्र धातु है। शुक्र धातु के पर्याय अगर हम देखेंगे तो उसमें अक्षय, जिसकी कभी हानि नहीं होती, जिसमें कभी क्षय नहीं होता, इसे अक्षय कहा है। इसीलिए शुक्र धातु अक्षय है, निर्मल। जैसे अभी मैंने बताया कि बार बार उस पर परिपाक होता है, बार बार परिणमन होता है, और इस प्रकार से रस से शुक्र तक आने तक बार बार परिणमन होने से ये निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता इसमें आती है। इसमें मल बचता ही नहीं, क्योंकि सतत सतत उसमें परिणमन होता है, अग्नि की क्रिया बार बार होती है, तो इसीलिए इसे कहा है निर्मल। मज्जा समुद्भव, मज्जा धातु से यह निर्माण होता है, इसीलिए इसे मज्जा समुद्भव भी कहा है। तेजस्वी, तेज, क्योंकि शुक्र में अत्यंत, शुक्र धातु इसका परिणमन करता है, रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। तो शुक्र को अगर हम देखेंगे, शुक्र के गुणधर्म अगर हम देखेंगे, शुद्ध शुक्र के लक्षण हम देखेंगे, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधी च, तो इस प्रकार से ये तेज भाव इसमें अधिक है। तो इसलिए इसकी उपमा या इसके पर्याय में तेज का भी समावेश किया है। भूसत्व, भूसत्व
यानी फर्टिलिटी, नपुंसकत्व यानी इनफर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का जो एक प्रणेता है, फर्टिलिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है, उसे कहा है शुक्र धातु। बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ शुक्र धातु इज रिप्रोडक्शन, गर्भ उत्पादन। तो इसीलिए इसे पुंसत्व भी पर्याय दी है। वीर्य, जो वीर्य, एक्चुअली वीर्य ही उपमा या वीर्य शब्द का ज्यादातर यूज हम मेल जो सीमेन होता है, सीमेन जो स्त्राव होता है, उसको हम वीर्य कहते हैं। आयुर्वेद में वीर्य का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया है, जैसे उष्ण शीत वीर्य। वीर्य यानी द्रव्यों की कार्मुकता, क्रिया शक्ति। तो जिस प्रकार शरीर की हमारी क्रिया शक्ति शुक्र पर डिपेंड करती है, जैसे गर्भ का निर्माण करना, तो उस प्रकार से द्रव्य की कार्मुकता भी, द्रव्य की क्रिया शक्ति भी वीर्य पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसे वीर्य उपमा दी है। किट्ट वर्जित, किट्ट यानी मल भाग, इसमें मल भाग नहीं है, इसमें मल भाग बचता ही नहीं है, इसीलिए इसे कहा है किट्ट वर्जित। किट्ट यानी मल भाग, तो मल भाग वर्जित यानी मल भाग इसमें नहीं है, इसीलिए किट्ट वर्जित। रेतस, पुरुषम, एक्चुअली जैसे मैंने अभी कहा, स्त्री और पुरुषों में शुक्र धातु की बारे में अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। तो शुक्र धातु का जो धैर्य, पौरुषत्वम, बलम वगैरह जो कार्य है, तो इससे लेकर ये पर्याय इसको दिया है। एक्चुअली स्त्री में भी शुक्र धातु उतने ही मात्रा में रहता है, उतना ही कार्य करता है, किंतु पौरुष का पौरुषत्व अगर हम देखेंगे, जो कि फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता अगर होती है शरीर में, तो इसीलिए इस प्रकार से इसे पुरुषम कहा है, क्योंकि बल जो होता है पुरुषों का वो ज्यादातर इस पे डिपेंड करता है। बीज, नया कुछ बनाने की क्षमता इसमें होती है, इसीलिए इसे बीज कहा है। फर्टिलिटी जैसे गर्भ उत्पादन, रिप्रोडक्शन, तेज, पुंसत्व। सो इस प्रकार के पर्याय शुक्र धातु के लिए हमारे आचार्यों ने दिए। हर एक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। शुक्र धातु का निर्माण, जैसे सभी धातुओं का निर्माण उसके स्रोतस में होता है, वैसे ही शुक्र धातु का भी निर्माण शुक्रवाहनाम स्रोतसम वृषणो मूल शेफश्च। शुक्र धातु का निर्माण यह वृषण, मूल और शेफ, शुक्रवाहनाम स्रोतसम, यानी चरकाचार्य ने वहानाम करके मूल स्थानों का वर्णन किया है। इसमें वृषण और शेफ, वृषण यानी टेस्टिकल्स एंड शेफ मीन पेनिस। तो ये दोनों ऑर्गन्स जो कि रिलेटेड है स्पर्मेटोजेनेसिस से, स्पर्म के डेवलपमेंट में, स्पर्म के फॉर्मेशन में ये दोनों अवयव ऑर्गन काम करते हैं, इसीलिए इसकी गणना मूल स्थान में की है। तो जब भी कभी शुक्र का प्रमाण कम होगा, शुक्र क्षय होगा, या मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम सोचेंगे या हमें इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, तो ये इन अवयवों का परीक्षण भी हमें करना होगा। वृषण और शेफ जो कि टेस्टिकल्स है, जो दो है, और जो जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, पेनिस जिसे शिश्न कहते हैं मराठी में, जो कि इसका शुक्र का संकलन करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑर्गन जो है वो they are related with production of शुक्र धातु and ejaculation of शुक्र धातु। सो चरकाचार्य ने इनकी गणना मूल स्थान में की है। सुश्रुताचार्य, शुक्र वह द्वैतय और मूलम स्तनौ वृषणौ च। शुक्र धातु के मूल स्थानों में उन्होंने स्तन और वृषण की गणना की है। तो स्त्री शरीर का विचार कर इन्होंने इस प्रकार की मूल स्थानों का वर्णन किया है, क्योंकि जब भी स्त्रियों में शुक्र का प्रादुर्भाव होने लगता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, at around the age of 12 to 13, there are so many physiological changes, there are hormonal changes in girl, and now the girl becomes she becomes fertile, and this stage is called as puberty. There are so many changes we observe, अलग अलग प्रकार के चेंजेस वहां पे हम देखते हैं। स्तनों में परिवर्तन आता है, स्तन का आकार बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, या गर्भ निर्मित के दौरान भी, गर्भ का निर्माण या गर्भधारणा जब होती है, गर्भधारणा के पश्चात आर्तव का स्राव बंद हो जाता है। ये आर्तव अपरा का और स्तन का पोषण करने का कार्य करता है। तो स्तनों की पुष्टि और इस फिर से यहाँ इस स्तन्य का निर्माण होता है, मदर्स मिल्क जिसे कहते हैं। तो ये मदर्स मिल्क या स्तन्य बच्चों के पोषण के लिए, बालकों के पोषण के लिए अति उत्तम आहार बताया गया है। तो इस प्रकार से स्तन्य का आर्तव से संबंध देखकर, या स्त्री शरीर में किस प्रकार से जब भी कोई आर्तव शुरू होता है, आर्तव का प्रारंभ होता है, तो स्तनों में परिवर्तन आता है। और एट द एज ऑफ फर्टिलिटी, गर्भधारणा या गर्भ प्रसूति पश्चात स्तन्य निर्माण करने के हेतु में भी इस प्रकार से ये स्तन्य का समावेश सुश्रुताचार्य ने किया है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कई बार की सुश्रुत का थिंकिंग जो है इट इज मोर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल सोच करके इन्होंने
स्तन्य का आर्तव से संबंध देख कर ही स्तनों का समावेश इस मूल स्थान में किया है शुक्रव स्रोतस के। तो स्तनों और वृषणौच, जैसे हर एक धातु में हमने देखा था मज्जाधरा कला सा एवं पित्तधरा कला, तो इसी प्रकार से सप्तमी शुक्रधरा कला या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी यथा पयसीम सर्पिस्तु गूढ़श्चेषो रसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यान्वितम। तो इस प्रकार से जिस प्रकार सारी कलाएं हमने देखी है उसका अलग अलग धातु के साथ दूसरे कला के साथ संबंध हमने देखा, तो शुक्रधरा कला या सर्व प्राणी नाम देह व्यापिनी, तो ये अलगपन है, ये डिफरेंस है शुक्र धातु में। शुक्र धातु कला ये सारे शरीर को व्याप्त करती है। जैसे इसकी तुलना की है कि अगर हम दूध मिल्क ले लो, दूध को ले लो, दूध को देखने से हमें पता नहीं चलता कि इसमें इससे घृत बनता है। आगे मैं स्लाइड शेयर करूंगी, इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि घृत ये दूध के हर एक अंश में, दूध के हर एक अंश में घृत समाविष्ट होता है या घृत होता है, किंतु वो दिखता नहीं है। इसी प्रकार शरीर के हर एक हिस्से में धातु होते हैं, शुक्र धातु तो होता ही है किंतु वो दिखता नहीं है। एक विशिष्ट स्टेज, विशिष्ट कंडीशन में, जैसे प्यूबर्टी है या गर्भधारणा है, एट द टाइम ऑफ मैथुन कर्म के क्रिया के दौरान है, तो इस समय पे जो भी शरीर में सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसके दौरान इस शुक्र धातु का अनुभव हम खुद कर सकते हैं। शुक्र धातु किस प्रकार से हमारे शरीर में छिपा है और किस प्रकार से हर एक अवयव पे, हर एक हमारे ऑर्गन पे इसका व्यक्तिकरण होता है। जैसे शुक्रसार के लक्षण अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें दिखता है कि शुक्र धातु का मूल स्थान हमने स्तन और वृषण लिमिटेड नहीं रखना है। तो शुक्र धातु ये शरीर के हर एक अंग पे है, हर एक अवयव में छिपा हुआ है। जिस प्रकार दुग्ध के हर एक अंश में घृत है। इक्षु गन्ना लीजिए, गन्ने को अगर हम देखते हैं तो गन्ने को देखने से हमें उसके अंदर इतना मधुर रस, गन्ने का रस इतना मधुर होता है, पोषक होता है, पुष्टि करता है, तो उसकी हमें कल्पना नहीं आती। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में यह शुक्रधरा कला है जो सारे शरीर या प्राणियों में छिपी होती है, अंदर होती है। जिस प्रकार दुग्ध में घृत छिपा होता है, तो उसकी प्रक्रिया होने के पश्चात ही घृत दिखता है। इसी प्रकार शुक्र धातु की अभिव्यक्ति भी विशिष्ट काल, विशिष्ट वय के अनुरूप शरीर में होती रहती है। तो इस तरह से सुश्रुताचार्य ने कहा है सप्तमी शुक्रधरा कला या सर्व शरीर व्यापी ना। आगे देखेंगे हम, जैसे जैसे अभी मैंने कहा कि केवल ये इसको हमें लिमिटेड नहीं रखना है, स्तन, वृषण या शेफ यहाँ तक इसको सीमित नहीं रखना है, तो इसका परिणाम हमें सारे शरीर के ऊपर देखना है। क्योंकि गर्भोत्पादन जो शुक्र धातु का कार्य है, तो गर्भोत्पादन में केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही ठीक होना ये जरूरी नहीं होता। ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु नाम बहुत सारे भाव वहां पे होते हैं। हमारी शारीरिक कंडीशन, ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, इसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। ऋतु, क्षेत्र, बीज, काल, आहार विहार, हमारी मानसिक स्थिति, गर्भिणी स्त्री की मानसिक स्थिति, उसका आहार विहार, उसकी सोच, उसका शरीर, उसका गर्भाशय, वहां देश, स्थिति, सारा वातावरण, सभी सभी बातें, प्रकृति है, धातु सारता है, अलग अलग भावों के ऊपर ये गर्भ का निर्माण डिपेंड करता है। या इस प्रकार से शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन, या शुक्र शोणित संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा लगते। शुक्र और शोणित का संयोग जब होता है कुक्षी में, तो इसे हम गर्भ कहते हैं। तो शुक्र और शोणित का शुद्ध होना, केवल शोणित का नहीं है तो शुक्र का भी, शोणित यहाँ पे शुक्र और शोणित को अलग कर दिया है। शुक्र यानी यहाँ पे पुरुष शुक्र को कहा है, और शोणित यानी स्त्री बीज या स्त्री शुक्र को कहा गया है। तो शोणित के बारे में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये डिफरेंशिएट हमें करना है और शुक्र धातु का विचार हमें कैसे करना है। तो ये सारे शरीर में व्याप्त होता है। इसी के साथ साथ हमने जैसे अलग अलग धातु में दोषों का संबंध देखा, वैसे ही शुक्र धातु का आश्रय से संबंध होता है कफ दोष के। कफ स्निग्ध है, पिच्छिल है, गुरु है, द्रव है, उसी प्रकार शुक्र धातु भी इसी गुण का होता है। स्निग्ध है, शीत है, गुरु है, पिच्छिल है, मधुर रस का है। इसीलिए कफ और शुक्र का आश्रय से संबंध होता है। जब भी कफ प्रकृति या कफ व्यक्ति में, इसीलिए कफ प्रकृति में शुक्र की मात्रा अच्छी होती है। कफ प्रकृति में बहुप्रजा कहा है,
उनके बच्चा ज्यादा होते हैं, उनको बच्चे पसंद आते हैं, या उनमें क्षमता अधिक होती है, मैथुन क्षमता, या उनके शरीर में बल भी अधिक होता है, तो इसीलिए फिर प्रजनन क्षमता उनकी अच्छी होती है हमेशा, तो ज्यादा बच्चे उनमें होते हैं। इस प्रकार का वर्णन हमें देखने को मिलता है, या इस प्रकार से हमें इस आश्रय संबंध का केवल शुक्र का और कफ का नहीं है, तो आगे कफ प्रकृति में किस प्रकार से शुक्र धातु का जैसे शुक्र के सारे कर्म है, जैसे हमने कल भी देखा था कि शुक्र सारता का भी, शुक्र सार में भी अलग अलग अवयवों पर किस प्रकार से परिणमन हुआ है, किस प्रकार से प्रकृति से रिलेट करता है, दोष से रिलेट करता है, शुक्र धातु जैसे कफ से रिलेट करता है, तो धातु सारता में भी प्रकृति के किस प्रकार के लक्षण देखते हैं, तो इसका हमें आगे वर्णन हम देखेंगे। तो शुक्र धातु का निर्माण या शुक्र व स्रोतस में शुक्र धात्वाग्नि की क्रिया से होता है, और डल्लना ने कहा है कि यहाँ पे मल बचता ही नहीं है, क्योंकि शुक्र में मल नहीं है, इसलिए शुक्र के मल का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। अलग अलग मत प्रवाह है शुक्र धातु के, उपधातु और मल के बारे में। तो डल्लन कहते हैं शुक्र में मल बचता ही नहीं, क्योंकि शुक्र यह अत्यंत सारवान धातु है, शुक्र अत्यंत शुद्ध धातु है। जैसे शुक्र का परिणमन शुक्र धात्वाग्नि से होता है, इसमें मल बनता नहीं है, उपधातु बनता नहीं है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने, किसी ने ओज कहा है इसका उपधातु, किसी ने ओज को मल कहा है, किसी ने केश को कहा है, किंतु मतांतर है, तो ठीक है। इसका मतलब शुक्र में कुछ बचता नहीं है, शुक्र एकदम शुद्ध भाग है, और इससे उपधातु या मल का निर्माण होना जरूरी नहीं है, होता नहीं है, अलग अलग उसमें मत प्रवाह बताए गए हैं। तो इस प्रकार से शुक्र धातु बनता है। अर्धांजलि इसका प्रमाण होता है। इसको बनने में कितना समय लगता है, हमने देखा कि धातु निर्माण के बारे में, धातु काल के बारे में भी अलग अलग मत प्रवाह है। चरक ने जैसे एक दिन में पहला धातु, दूसरा, इस प्रकार 7 धातु में शुक्र धातु का परिणाम होता है। हमेशा सुश्रुत कुछ अलग बताते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग करते हैं, और इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने शुक्र धातु का निर्माण बताया है। 28 days आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु। तो ये तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। जैसे अगर हम देखेंगे स्त्री शुक्र या आर्थो का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 28 days। तो इससे हमें पता चलता है कि शुक्र धातु निर्माण होने में, उसकी अभिव्यक्ति होने में, चाहे इसे आप कुछ भी कहो, चाहे इसे आप आर्थो कहो, चाहे इसे आप स्त्री बीज कहो, चाहे इसे आप शोणित कहो, जो भी आप इसे कहेंगे, लेकिन उसके निर्माण में समय तो लगेगा। ये तुरंत ऐसे कोई, जैसे मैंने कल भी बताया, देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ एनी रेजिमन, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कल्पा, कोई भी यहाँ पे ऐसे कुछ प्रिपरेशन नहीं है जिससे तुरंत धातु का निर्माण होता है। लेकिन लेकिन आयुर्वेद में प्रभाव बताया है। जैसे अभी मैं आगे बताऊंगी कि दुग्ध पयः सद्य शुक्र करहा, पय यानी दुग्ध पीने से सद्य शुक्र निर्माण होता है। तो ये कैसे हुआ फिर, वहां यहाँ पे 1 महीना क्यों नहीं लगा? तो ये तो आयुर्वेद का एक अलग सोचना है। हर एक द्रव्य का प्रभाव बताया है। तो दूध से सद्य शुक्र का निर्माण क्यों होता है? तो हमारी परंपरा है कि रात को सोते समय दूध का सेवन करें, जिससे नींद अच्छी आती है, शरीर को पुष्टि मिलती है, धातु का बल बढ़ता है, और हमारे अंदर के जो सात्विक अंश है वो बढ़ते हैं, शुक्र धातु भी बढ़ने में मदद होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि रात्रि को सोते समय हम दूध का सेवन करते हैं, जिससे मधुर रस शरीर को मिलता है, शुक्र का वर्धन होता है, और शुक्र का ही नहीं, केवल सारे धातुओं का वर्धन होता है, और हमें अच्छी नींद आती है, और हमारे धातुओं का बल बढ़ता है। तो पयः सद्य शुक्र करहा, ये इसका प्रभाव है। यहाँ पे दूध का शुक्र, दूध से शुक्र का निर्माण यह प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार से पाराशर ऋषि ने शुक्र निर्माण में 8 दिन का समय बताया है। सुश्रुताचार्य ने 30 days बताए हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 28 days आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्थो का निर्माण, आर्थो चक्र 28 days में बनता है। तो इस प्रकार से शुक्र व स्रोतस में शुक्र धात्वाग्नि की क्रिया से शुक्र धातु बन गया। इसका समय भी बता दिया। तो इसके गुण क्या होते हैं? स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधी च शुक्रमिच्छति कैचित्तो तैलम शोध्रम विभम यथा। स्फटिकाभम, पहला गुणधर्म उसका बताया स्फटिक के जैसे। स्फटिक यानी खड़ी शक्कर होती है ना, खड़ी शक्कर का जितना सफेदपन होता है उतनी सफेदी इसमें होती है, शुक्र में होती है। स्फटिकाभम द्रवम, इट इज लिक्विड इन नेचर, क्योंकि इसमें जल महाभूत का आधिक्य है। आचार्यों ने इसमें 4 महाभूतों का आधिक्य बताया। इसमें तेज भी है, इस विशिष्ट गंध होता है, इसीलिए
पृथ्वी महाभूत भी है, ये लिक्विड है इसलिए इसमें जल महाभूत का आधिक्य होता है। तो स्फटिका भव द्रवम स्निग्धम, इट इज स्निग्ध ड्यू टू द आश्लेषी संबंध ऑफ कफदोषा। तो शुक्र धातु स्निग्ध होता है, मधुर है, मधुर रस के सेवन से धातु की पुष्टि होती है और सबसे ज्यादा पुष्टि होती है शुक्र धातु की। मधुगंधी, मधु के जैसा इसको गंध आता है, विशिष्ट गंध आता है। शुक्रम इच्छित तैल क्षोद्र निबंब यथा, तैल और क्षोद्र से इसकी मधु से इसकी तुलना की है। तो उतना स्टिकीनेस, उतना पिच्छलता, इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें होता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग गुण बताए हैं, थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्निग्ध है, घन है, पिच्छल है, स्थूल है ये शुक्र धातु, मधुर है, गुरु है, बहेल है, यानी इसमें एक प्रकार की क्या बोलते हैं हम, घनता है, दाटपना, एक प्रकार का गुरुता घनता इसमें है। बहु है, गुरुता इसमें है। तो ये इसके साथ साथ शुक्लता भी है, शुक्ल यानी चमक, एक प्रकार की प्रभा, तेज। तो इसीलिए शुक्र धातु सार के वर्णन जब हम देखेंगे तो इसमें कहा है सौम्य सौम्य प्रेक्षिण, सौम्य सौम्य प्रेक्षिण, एकदम दिखने में सौम्य दिखते हैं क्योंकि शुक्रम सौम्यम आर्तवम अग्नेयम। शुक्र यह सौम्य होता है और आर्तव अग्नेय होता है, और इस सौम्य और अग्नेय गुण के संयोग से ही शुक्र का निर्माण होता है। तो हमेशा शुक्रम सौम्यम आर्तवम अग्नेय, तो इस प्रकार से शुक्र धातु के गुण है। ये इसे हम धातु के रूप में ही हमें देखना है। पहले हम इस धातु के रूप में डिस्कस करेंगे और आगे चल के अलग अलग जो कंसेप्शन है, अलग अलग जो इसके बारे में मतलब प्रभाव, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुक्र धातु का कार्य क्या है? हर एक धातु का कार्य हमने देखा, सामान्य कार्य प्रीणनम जीवनम, तो गर्भ उत्पादन शुक्र धातु का अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत श्रेष्ठ कार्य। सुप्रजा निर्माण, गर्भ निर्माण, गर्भ का निर्माण यानी रिप्रोडक्शन। शुक्र शोणित संयोग हेतु खलु कुक्षिभूते गर्भ संज्ञा लभेते, तो शुक्र और शोणित का संयोग होने के पश्चात गर्भ का निर्माण होना, यह शुक्र धातु का कार्य है, गर्भ उत्पादन करना। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक बात बताना चाहूंगी, स्त्री शुक्र इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो पुरुष शुक्र, सीमन जिसे कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गर्भ धारणा में। स्त्री शरीर में धातु या शुक्र धातु के रूप में है, किंतु ये स्त्री शुक्र इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है गर्भधारणा के लिए। देयर इज आर्थो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ निर्माण। तो या ओवरीज हम बोल सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, शुक्र धातु से ही इसकी पुष्टि होती है। ये शुक्र भाव है, शुक्र जनित भाव है जिससे गर्भ का निर्माण होता है। किंतु अगर हम स्त्री शुक्र के बारे में बात करते हैं तो, या कर्म के बारे में देखते हैं, तो स्त्री शुक्र से गर्भधारणा नहीं होती। तो स्त्री शरीर में शुक्र धातु को केवल हमें धातु के रूप में ही देखना है। ठीक है, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति देह बल हर्ष बीजार्थ, अलग अलग कर्म उसके बताए। शुक्रम धैर्य, धाड़स, डेयरिंग, हमारा एक अंदर जो ये होता है ना धैर्य, धाड़स, कोई भी चीज करने का, जैसे शुक्र धातु हमारे अंदर है इसीलिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। डेयरिंग हमारे इसमें होती है, हमारे बोलने में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस प्रकार का जो आविर्भाव होता है वो हमारे अंदर शुक्र से होता है। तो धैर्य यानी धाड़स, कोई भी काम करने के प्रति हमारी आसक्ति कही है, या किसी भी प्रसंग में कठिन प्रसंग अगर आता है, कोई दुखद परिस्थिति आती है, कोई कठिन प्रसंग हमारे जीवन में आता है, तो उसको फेस करने की हमारी एबिलिटी यानी धैर्य, धाड़स। तो शुक्र धातु आपके शरीर में है, इसीलिए आप में धैर्य बना रखेगा। जितना शुक्र धातु अच्छा गुणवान, अच्छा परिपूर्ण, उतना आपका धैर्य अच्छा होगा। और शुक्र का क्षय होता है तो उसमें लक्षण होता है भीरुता, भित्रेपणा, जो कि हम अलग अलग राजयक्ष है या एड्स की तुलना भी हमेशा ओजक क्षय से या शुक्र क्षय से की जाती है। तो उसमें विभेति दुर्बलो भिक्षणम, यानी भयभीत होता है व्यक्ति, या उसमें एक दुबलापन आता है उसके, क्योंकि शुक्र धातु ना केवल हमारे शरीर को किंतु मानसिक या मन को भी बल देने का कार्य करता है। तो इसीलिए ये धैर्य यानी केवल शारीरिक तो ठीक है, एक्सेलेंस ठीक है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए उसी, क्योंकि मन और शरीर एक साथ ही रहते हैं। कोई भी ध्यान करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो तो मन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, इसीलिए मन का
ये लक्षण है धैर्य, धाड़स, मन और शरीर संयुक्त होकर ही कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी कष्ट की परिस्थिति में फाइट कर सकते हैं। सो शुक्रम धैर्यम चवनम, चवन ऋषि के साथ साथ इसकी तुलना की चवन ऋषि, तो चवन यानी इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमारे अंदर की जो ये होता है, मतलब एक भाव है जिसकी तुलना हम बल से कर सकते हैं, प्रीति से कर सकते हैं, या इस प्रकार से चवन यानी चय संचय बल, इस प्रकार से चवन। प्रीति, तो प्रीति यानी एक प्रकार का अट्रैक्शन, प्यार प्रेम जिसे कहते हैं, ये प्रीति होती है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है स्त्री का पुरुषों के प्रति या पुरुषों का स्त्रियों के प्रति। तो इस प्रकार से हमें प्रीति कार्य को देखना है। जैसे मज्जा में भी प्रीति कार्य कहा है, मज्जा प्रीति इज डिफरेंट देन शुक्र प्रीति। मज्जा प्रीति इज लाइक ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, गुरु शिष्य में होता है। हमारे आजू बाजू के जो लोग, हमारे मतलब मानव जाति में जो एक प्रकार का प्यार होता है, एक प्रकार का बंधुभाव होता है, प्राणी की मात्रा प्रति हमारा एक प्यार होता है, निसर्ग के प्रति हमारा एक भक्ति होती है, प्यार होता है। तो ये बाकी के सारे जो भी भक्ति भाव है, माता पिता, गुरु शिष्य, कलीग है, हमारे दोस्त है, फ्रेंड्स है, निसर्ग है, मनुष्य है, तो इन सारों के बारे में हमारे मन में एक अच्छी भावना आती है ना, तो इसे हम कह सकते हैं मज्जा प्रीति। और शुक्र की प्रीति यानी स्त्री और पुरुषों में जो प्रीति होती है, इसे शुक्र की प्रीति हम कह सकते हैं। देह बल, शारीरिक बल, जैसे अभी मैंने बताया शुक्र धातु सारे धातुओं का, इट इज द इसेंस ऑफ ऑल धातु, इट इज द सुप्रीम क्वालिटी धातु। तो इसीलिए बल हमारे सारे धातु पर डिपेंड करता है, किंतु शुक्र पे डिपेंड करता है, क्योंकि शुक्र यह सप्तम धातु है जिसमें मल नहीं है, एकदम सारा भाग है, शुद्ध भाग है। देह बल, शारीरिक बल, न केवल शारीरिक बल किंतु मानसिक बल भी। हर्ष, आनंद, शुक्र धातु जब उचित समय पर उसका श्रवण होता है तो एक प्रकार का आनंद शरीर पर दिखता है, या एक प्रकार का आनंद का अनुभव व्यक्ति करता है, इसे कह सकते हैं आप हर्ष। जैसे गर्भधारणा के लिए जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तो इसकी व्यक्ति से या शुक्र और शोणित की जो स्थिति होती है, जो क्रिया होती है, उसके पश्चात एक प्रकार से जो आनंद मिलता है व्यक्ति को, उसकी तुलना हम इस प्रकार के हर्ष से कर सकते हैं। शुक्र श्रवण के बाद जो सुख मिलता है, जो एक प्रकार की मानसिक सेटिस्फेक्शन होता है, इसे कह सकते हैं हर्ष। बीजार्थ, बीजार्थ यानी गर्भधारणा, बीज का निर्माण करना, नया कुछ डेवलप करना, नया नवनिर्माण करना। तो ये नवनिर्माण करने का कार्य ये शुक्र धातु करता है। गर्भ उत्पादन जिसे कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन। तो शुक्रम, धैर्यम, चवनम, प्रीति, देह बल, हर्ष, बीजार्थ च, हर्ष बीजार्थ सा, इस प्रकार के कर्म शुक्र धातु के बताए। इसका प्रमाण है आधा अंजलि। तो उपधातु शारंगर ने इसका उपधातु ओज कहा है, और चरक सुश्रुतादि आचार्य ने इसके उपधातु के बारे में कहा नहीं है। अष्टांग उदयकार ने ओज इसका मूल कहा है। तो इस प्रकार से शुक्र धातु का कर्म उपधातु मल इसमें बचता ही नहीं है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि शुक्र अत्यंत शुद्ध धातु है, इसीलिए इसमें मल के बचता ही नहीं है। तो इसके उपधातु और मलों के बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है। किंतु ओज एक ऐसी संकल्पना है, एक ओज इज लाइक सप्त धातु सार, इट इज द वाइटल कैपेसिटी। ओज की तुलना हम किससे भी करें, वाइटल फ्लूइड करें, न्यूरिशिंग फ्लूइड करें, किससे भी कर, इसेंस से करे, सार भाग से करे, किंतु सप्त धातु से ही ओज बनता है। और ओज का, कफ का, शुक्र का अत्यंत क्लोज रिलेशन है, उनके गुणधर्म समान होते हैं। जब कफ अच्छा होगा तो शुक्र धातु अच्छा होगा, शुक्र अच्छा होगा तो उससे बनने वाला जिस जिस स्वरूप में भी हो, उपधातु में हो या मल में हो, तो ओज सारता। काश्यप आचार्य ने ओज सारता के बारे में जो अलग सप्त धातु और सत्व सारता के साथ अलग जो सारता बताइए वो है ओज सारता। तो इस प्रकार से ओज हमें देखना है, मल रूप में हो या उपधातु रूप में हो। तो इसके भी हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, ओज क्या है, ओज संकल्पना के बारे में। तो इस प्रकार से शरीर में हमारे ये शुक्र धातु का कार्य होते रहता है। शुक्र विकृति कब होती है, तो शुक्र विकृति अलग अलग कारणों से होती है। आजकल तो मेजर इश्यूज है शुक्र धातु को लेकर, बहुत सारी गलतफहमियां हैं ब्रह्मचर्य को लेकर है, किस प्रकार से शुक्र धातु का धारण करना चाहिए। बहुत सारी इसमें एक प्रकार की अफवाहें या बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। तो हम जैसे इस रिलेटेड
टॉपिक जो है इस शुक्र धातु से रिलेटेड जो भी सारा पार्ट है हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। जैसे स्ट्रेस है, एज फैक्टर है, चिंता है, क्रोध है, शोक है, ज्यादातर मानसिक स्थितियां इसको ज्यादा मुझे लगता है कि मानसिक जो हमारे भाव है, ज्यादातर मानसिक स्थितियां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दौर्बल्य है, मुखशोष, पांडुई लक्षण तो बताए है। शुक्र दुष्टि के वृद्धावस्था में शुक्र का नेचुरल क्षय होता ही है। चिंता, अतिश्रम, लंघन, अतिमैथुन, शुक्र ज्यादा मात्रा में स्त्रवित करना, ये सारे कारणों से शुक्र व स्रोतस दुष्ट होता है। या शुक्र प्रदोष विकारों के ये सारे हेतु बताए गए हैं। तो इस प्रकार से शुक्र धातु की विकृति और फिर शुक्र दुष्टि और शुक्र क्षय या शुक्र वृद्धि अगर हम देखेंगे तो शुक्र वृद्धि में अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्राश्मरीच, अति स्त्री कामता शुक्राश्मरी का होना, ये स्त्री अति स्त्रियों के प्रति अति अट्रैक्शन, ज्यादा स्त्री सेवन की इच्छा होना और शुक्राश्मरी का निर्माण होना, यह शुक्र धातु की वृद्धि के लक्षण बताए हैं। शुक्र क्षय में दौर्बल्य है, मुखशोष, पांडु, सदन, भ्रम, शुक्र विसर्ग, डिले इन इजैकुलेशन, शुक्र का स्राव देर से होना, या फिर अति इस प्रकार के लक्षण शुक्र क्षय में हमें देखने को मिलते हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन टू डिस्कस मोर अबाउट दिस शुक्र धातु। तो शुक्र धातु, तो हमने देखा था कि पर्याय क्या है शुक्र धातु के, पुरुषम डिनोटिंग मस्क्यूलिनिटी, तो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर डिनोट करने के कारण इसे पौरुषम कहा है। जैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। रेतस दैट विच फ्लोज डिनोटिंग सेमिनल फ्लूइड, बीजम डिनोटिंग द जर्म एलिमेंट ओरिजिन सोर्स कॉज, बीजम तो नया कुछ निर्माण करने की क्षमता इसमें होती है। वीर्यम denotifying the power, potency, value, teja showing the essential nature or essence of tissues, indriyam bodily viral power or power of the sense, अन्नविकार originated from the nutrient fluid, आहारस से इसका निर्माण होता है इसीलिए इसे अन्नविकार भी कहा है। महारस derived from the essence of bone marrow, तो मज्जा वृत्त तेल वसा मज्जा, तो मज्जा यह स्नेह है, मज्जा की गणना 4 महास्नेह से की है, तो इससे शुक्र का निर्माण होता है, इसीलिए इसको महास्नेह भी कहा गया है। It refers to male genotype phenotype, one of the factors which is responsible, नमस्कार, भी कहा गया है, which is responsible for the formation of the embryo। चरक ने कहा है कि इसकी तुलना हम मेल जेनेटिक प्रोटोटाइप में करेंगे, which is formation, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एम्ब्रियो के लिए, गर्भ उत्पादन के लिए, गर्भधारणा के लिए। इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कंस्टिट्यूशन, प्रकृति निर्माण। शुक्र शोणित संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा लभते, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन। शुक्र शोणित संयोग के समय में जो दोष उत्कटता से होता है, यानी प्रकृति निर्माण में शुक्र और शोणित भी रिस्पॉन्सिबल है, इसी इस प्रकार का वर्णन चरकाचार्य ने कहा। Shukra is known as the most important dhatu, Bijaru. In the context of reproduction, the term Shukra denotes the semen only. शुक्र की तुलना हमेशा सीमन से ज्यादा की जाती है, जो कि पुरुषों में सीक्रेट होता है। शुक्र शुक्ल also, इसको शुक्ल भी कहा है, कई जगह पे इसका वर्णन शुक्ल के रूप में भी किया है, which refers to white color and the iris of the eye, and the iris of the eye. Now we will discuss about Shukra in female. शुक्र धातु इन वुमन परफॉर्म ऑल अदर, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि शुक्र, स्त्री शुक्र, पुरुष शुक्र और बालकों में शुक्र क्या कैसे होता है। स्त्री शुक्र, इसका वर्णन या इसके बारे में हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो मैंने शुक्रम, धैर्यम, चवनम, प्रीति, देह बल, ये सारे कर्म ये शुक्र धातु के रूप में करता है, किंतु स्त्री शुक्र केवल गर्भ का निर्माण नहीं करता। ये गर्भ निर्माण को छोड़कर सारे बाकी के जो फंक्शंस है, दे आर ऑल रिलेटेड विद शुक्र इन फीमेल। So Shukra Dhatu in woman perform all other functions of Dhatu like Dharana, Bal, etc. except Garbhotpati. It is secreted during the sexual activity. सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान
स्त्री शरीर से जो भी सिक्रेशंस आते हैं, लाइक वजाइनल सिक्रेशन, बार्थिलोन ग्लैंड के सिक्रेशन, सो उसकी तुलना हम स्त्री शुक्र से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्त्री शुक्र इस क्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है, किंतु इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ निर्माण। केवल मैथुन क्रिया के दरम्यान इसका स्त्राव होता है, ये बहता है, किंतु इससे देर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ एग, और इससे कोई फॉर्मेशन नहीं होता है गर्भ का। It is not responsible for a formation of sex gamete. The shukra in woman is secreted during sexual activity. However, it is not useful in गर्भोत्पत्ति fertilization में इसका कोई काम नहीं, केवल वहां पे वो सिक्रेट करता है और उस क्रिया में शुक्र डालता है। दल्लनाचार्य ने इसके बारे में कहा है, आर्थो इन फीमेल्स एज शुक्रा एज इट इज मेड फॉर कंसेप्शन। तो यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट था कि स्त्री शुक्र की तुलना फिर किससे करें, तो या स्त्री शुक्र में कौन सा भाव है जो गर्भ निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होता है। सो देयर इज आर्थो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ एंड इट इज मीन्ड फॉर कंसेप्शन। दल्लनाचार्य ने इसके बारे में डिटेल में कहा है। तो हमें इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, शुक्र शरीर में स्त्रियों के केवल धातु के रूप में हमें लेना है, न गर्भ उत्पादन के। गर्भ उत्पादन के लिए देयर इज आर्तवा शोणिता, therefore he has considered आर्तवा as शुक्र in females। तो इसीलिए आर्तव को हम स्त्री शुक्र कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी कोई आचार्य ने कहा है कि हमें इसीलिए शरीर में, स्त्री शरीर में देयर आर 8 धातु। शुक्र प्रादुर्भाव at the age of puberty, some changes in mind and body also start to appear like hair growth on pubic and axillary region। कक्षा और भगंदर एरिया में हेयर्स आने शुरू होते हैं। स्त्रियों में स्त्री लज्जा, लज्जा एक स्त्रियों का प्रतीक है। तो देयर आर सो मेनी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड ये जो शुक्र प्रादुर्भाव होता है ये puberty के एज में होता है, at the age of around 12 to 13। Artho is an essential factor for conception in females. It gives strength to shukra and is responsible for strength and complexion also. So ये artho which is responsible for गर्भ निर्माण, इट गिव्स, ये आर्थो स्त्री शरीर में शुक्र को स्ट्रेंथ देने, मतलब शुक्र धातु को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, जो शुक्र धातु अलग अलग दूसरे कार्य करता है। दिस मीन्स दैट आर्थो एंड शुक्र आर डिफरेंट एंड सो दिस आर्थो गिव स्ट्रेंथ टू शुक्र। बाकी के कार्य के लिए शुक्र का पुष्टि करने का काम ये आर्थो करता है। स्त्री शुक्र एंड शुक्र धातु, स्त्री शुक्र एंड शुक्र धातु बोथ आर वेरी डिफरेंट। जैसे अभी हमने देखा, बिकॉज शुक्र धातु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन बट स्त्री शुक्र इज नॉट यूजफुल फॉर इट। तो इसीलिए भाव मिश्र, हमारे आचार्य भाव मिश्र, ही हैज एक्सप्लेन्ड आर्थो एज 7th धातु एंड शुक्र एज 8th धातु। तो इसीलिए भाव मिश्र ने कहा है कि आर्थो को सप्तम धातु कहना है और शुक्र 8वां धातु है। तो फिर आर्थो और शुक्र अलग अलग हो गए। आर्थो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भधारणा एंड शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ शुक्र धातु। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि बहुत मतलब हमें इसके बारे में मतलब प्रभाव बहुत सारे है कि स्त्री शुक्र क्या है। सो आई थिंक स्त्री शुक्र इज आर्थो जो कि रिस्पॉन्सिबल है गर्भधारणा के लिए, और शुक्र धातु के रूप में जो शरीर में होता है जो कि अदर सारे फंक्शंस उसके कह सकते हैं हम। सो हाउएवर ही हैज आल्सो नॉट, बट उसने ज्यादा कुछ वर्णन नहीं किया, किंतु लेकिन अष्ट धातु हमें मानने चाहिए, इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है। चक्रपाणी मोस्टक एज अ मल ऑफ शुक्र, श्मश्रु जिसे हम कह सकते हैं इवन इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में भी कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे पीसीओडी में देखा जाता है, हिसुटिज्म इज देयर। कभी कभी स्त्रियों में भी दाढ़ी मूछ आने लगती है, आती है सम हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सो वी फाउंड दिस एज इन्फ्लुएंस ऑफ शुक्र और हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो ये भी एक चक्रपाणी का कहना है कि फिर एज अ मल ऑफ शुक्र इवन इन फीमेल्स, अगर इसे हम मल रूप मानते हैं तो फीमेल्स में भी इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। दल्लन क्या कहते हैं, शुक्र एंड आर्थो आर सेम, किंतु दल्लन का कहना है कि शुक्र और आर्थो तो सेम ही है, एज वी सी इन गर्भिणी स्त्री आर्थो फॉर्म्स स्तन में एंड प्लासेंटा। तो डल्लन का कहना अभी अलग अलग, आपको मेरा ये मानना है कि आपको जिस प्रकार से भी हो, किंतु स्त्री शरीर में
शुक्र धातु ये गर्भधारणा नहीं करता, तो ये आर्तव करता है, इसको हमें मानना है, चाहे उसे आप एक साथ मान लो, चाहे इसे आप डिफरेंशिएट करके मान लो। तो ढल्लन ने तो शुक्र और आर्तव को एक ही कहा है, क्योंकि एज वी सी इन गर्भिणी स्त्री, जैसे आर्तव गर्भधारणा होती है, शुक्र और शोणित का संयोग जब होता है ना, तो क्या होता है, आर्तव की निर्मिति, आर्तव का प्रोडक्शन, आर्तस्राव बंद हो जाता है, और ये आर्तव ही गर्भ धारणा या गर्भ का पालन करने में मदद करता है। किस प्रकार से मदद करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्तन्य एंड प्लेसेंटा। आर्तव, इसके बारे में श्लोक भी, आर्तवहा नाम स्रोतसाम, आर्तवाहिनी बंद होती है और आर्तव का निर्माण बंद होकर आर्तव से क्या बनता है? स्तन्य और प्लेसेंटा बनता है। एक भाग ऊपर जाकर स्तन्य का पोषण करता है, स्तनों का पोषण करता है, इसीलिए गर्भावस्था में स्तन पुष्ट हो जाते हैं, और फिर प्रसूति पश्चात इसमें मिल्क सिक्रेशन होता है। देयर आर सो मेनी हार्मोन्स आल्सो व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस स्तन्य इजैक्यूलेशन, प्रोलैक्टिन वगैरह अलग अलग हार्मोन्स भी वहां पे है। और दूसरा भाग जो है वो प्लेसेंटा अपरा का निर्माण करने में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये भी अगर हम मान लेते हैं शुक्र और आर्तो एक है, तो भी कोई बात नहीं, आप किस प्रकार से भी हो, केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शुक्र धातु स्त्रियों में गर्भधारणा नहीं करता, तो बाकी के कार्य सारे काम करता है। तो देयर इज आर्तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भधारणा इन फीमेल्स। सो जैसे हमने पहले भी कहा था मैंने कि शुक्र धातु किस प्रकार से हमारे शरीर है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से शुक्र शरीर में है। जैसे कि इक्षु गन्ने में गन्ने में जिस प्रकार से रस होता है जो कि मधुर होता है, किंतु गन्ना ऊपर से कड़क कठिन दिखता है, उस प्रकार से ही शरीर में शुक्र धातु होता है। एंड दिस धातु इज प्रेजेंट एट ऑल स्टेट्स ऑफ बॉडी। जैसे मिल्क में भी है, किंतु मिल्क में दिखता नहीं है, मिल्क में हम प्रोसेसिंग करते हैं, मिल्क का हम दही बनाएंगे, दही से हम छाछ बनाएंगे, छाछ को अगर हम मंथन प्रक्रिया करेंगे छाछ की, तो इससे फिर जो भी बटर निकलता है, इस बटर को अगर हम गर्म करेंगे तो वहां पे घृत तैयार होता है। किंतु दूध में हमें घृत दिखता नहीं है, किंतु घृत के हर अंश में ये सॉरी मिल्क के हर अंश में घृत होता है, किंतु इसमें प्रक्रिया होने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया करने के बाद ही हमें ये घृत दिखता है। तो इसी प्रकार से चिल्ड्रंस में भी, बाल्यावस्था में भी शुक्र धातु होता है एज अ धातु, बिकॉज धातु दोष धातु माला मूलम शरीरम, तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसे हम धातु रूप मानना ही है, चाहे वो किस प्रकार में भी हो। धारण का कार्य तो ये करेगा ही, बाकी के धारण सारे कर्म ये करेगा ही, और शुक्र का और कफ का तो आश्रय से संबंध है। तो सिर्फ शुक्र की अभिव्यक्ति प्यूबर्टी के एज में होती है, और उसके बाद उसका दिखना, उसके कर्म शुरू होते हैं, और एक निश्चित समय में उसके कर्म कम भी होते हैं। एट द एज ऑफ मेनोपॉज, अराउंड द एज ऑफ 50, शुक्र का कार्य कम होने लगता है। जैसे हर धातु का कार्य, हर इंद्रिय का कार्य डिमिनिश होता है, डिजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, वैसे ही शुक्र का भी कार्य कम होता है, शुक्र की भी क्षमता कम होती है, आर्तों की भी गर्भ निर्माण करने की क्षमता कम होती है। धैर्य, चवन, प्रीति, देखिए आप शुक्रम, धैर्य, भीरुता होने लगती है धीरे धीरे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें डेयरिंग हमारी कम होती है। प्रीति, स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति आकर्षण भी कम होता है। धैर्य, प्रीति, हर्ष, आनंद, बल, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के बलों का ह्रास वृद्धावस्था में तो होता है। तो इस प्रकार से धातु का ह्रास या शुक्र धातु के कर्म किस किस तरीके से डिमिनिश होते हैं वृद्धावस्था में, तो इसका मतलब है शुक्र धातु हर एक स्थिति में, हर एक उम्र में रहता है अलग अलग तरीके से। स्त्रियों में, पुरुषों में, बालकों में शुक्र धातु है, धातु के रूप में इसे हमें देखना है, बाकी के सारे धातु के कर्म ही करता है। सो अगर ओवरऑल हम देखेंगे शुक्र धातु के बारे में, तो आई थिंक स्त्री शुक्र इज लाइक सिक्रेशंस ऑफ वजाइना, बार्थिलोन ग्लैंड। पुरुष शुक्र की तुलना हम सीमेन से, जो टेस्टोस्टेरोन से कर सकते हैं। आर्थो यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो, आर्थो को स्त्री बीज भी कहा है, और रज को मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहा जाता है। स्त्री शोणित यानी ओवम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं गर्भ का निर्माण या गर्भ का पालन करने के लिए। सारे ये हार्मोन्स भी जरूरी होते हैं। ये हार्मोन्स का अलग अलग उम्र के पाड़ों में अलग अलग परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। शुक्र इज फॉर मेल सीमेन एंड फीमेल एग, सो लाइक शुक्र धातु इज
we can say Shukra is for male semen and for female egg. शुक्र दृष्टि के कारण में जैसे मैंने कहा अतिशोक, क्रोध, अति विचार, एक्सर्शन, अति मैथुन, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, विरुद्ध आहार, अति प्रकार के श्रम करना, हमारे शरीर के ऊपर जो सहन नहीं होता शरीर को उस प्रकार के श्रम करना, तो इससे शुक्र की दृष्टि होती है। कुपोषण भी इसका कारण हो सकता है, पोषक आहार न लेना, आहार में पर्याप्त मात्रा में शुक्र धातु के पोषण करने वाले घटक पदार्थ न रहना, इसका भी प्रभाव शुक्र धातु दृष्टि में या शुक्र प्रदोष स्वीकार में देखने को मिलता है। नाउ द डिसीजेस ऑफ वाइटेटेड शुक्र लाइक क्लीबता, यानी फिर से यहाँ पे इनफर्टिलिटी, अनेबल टू फर्टिल, अनेबल टू कंसीव, इट्स क्लीबता। नर्वसनेस, उदासी, क्योंकि शुक्र का कार्य हर्ष है, तो शुक्र धातु का क्षय होता है, शुक्र दुष्ट होता है तो नर्वसनेस, क्योंकि बल कमी होता है, धातु रुक्षता होती है धातु में। शुक्राश्मरी, ये एक प्रकार का स्टोन फॉर्मेशन है, कैलकुलस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस ड्यू टू एक्सेसिव प्रमाण की विकृति से शुक्राश्मरी होती है। देन गर्भ पतन, शुक्रम अच्छा, देन गर्भपतन, गर्भ का भी पतन होता है शुक्र की अगर दृष्टि होती है तो, क्योंकि शुक्र को अगर हम आर्तों के रूप में देखते हैं, शुक्र से ही अपरा बनती है, शुक्र से ही स्तन्यों का पोषण होता है, ओवम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भधारणा, और गर्भ का पालन करने में भी हमें इस शुक्र धातु के कार्यों को देखना है। तो अगर शुक्र की दृष्टि होती है तो बार बार गर्भपतन होते हैं, देयर आर मिसकैरेजेस, एबॉर्शंस बार बार होते रहते हैं। शुक्र क्षय, साइंस ऑफ डिक्रीज, डिबिलिटी, दुर्बलता, ड्राइनेस ऑफ मुखशोष, वीकनेस, पेलरनेस, एस्थेनिया, कृशता, शोष, फटिक, थकान आती है, भ्रम भी होने लगता है, इम्पोटेंसी, अनेबल टू कंसीव, वंध्यत्व आता है, पेन इन पेनिस एंड टेस्टिस, जो भी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वृषण और शीश्न, यहाँ पे भी पेन होने लगता है क्योंकि शुक्र का प्रमाण कम होता है, क्षय होता है। डिलेड इजैकुलेशन, शुक्र का स्त्राव देर से होना शुरू होता है। एब्सेंस ऑफ इजैकुलेशन, कभी कभी शुक्र का इजैकुलेशन होता ही नहीं है, यानी सीमन वहां पे स्त्रवता ही नहीं है। स्कैंटी सीमन, सीमन में एक प्रकार का स्कैंटीनेस आना। सीमन मिक्सड विथ ब्लड, क्योंकि प्रमाण कम होता है तो ज्यादा अगर ज्यादा श्रम इसमें होता है, ज्यादा दबाव अगर आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, तो देयर मे बी सम चांसेस ऑफ सीमन विथ मिक्सड ब्लड। बर्निंग सेंसेशन इन पेनिस, दाह, दोष तुष्ट हुए है, तो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है शुक्र का स्त्राव होने की, इजैकुलेशन की, क्षरण होने की, तो नहीं होती है, तो शुक्र का स्त्राव धीरे से या फिर कष्टपूर्वक होता है, जिससे फिर पेन होता है ऑर्गन्स में, या ब्लड भी आता है कभी कभी, कभी कभी दाह भी हो सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण शुक्र के क्षय में हमें देखने मिलते हैं। अति स्त्री कामतम वृद्धम शुक्राश्मरीच, तो एक्सेसिव लिबिडो, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, हाइपरस्पर्मिया, सेमिनल कैल्कुली, ज्यादा स्त्री की इच्छा होना, कैल्कुली फॉर्मेशन होना, ये शुक्र वृद्धि के लक्षण है। सो नाउ अभी हमने क्लियरली देखा कि शुक्र क्या है और शुक्र धातु किस प्रकार से स्त्री, पुरुष और बालकों में रहता है। नाउ द मेन हमारा जो व्यू है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ धातु, धातु का विचार हमें क्लिनिकली कैसे करना है और क्लिनिकल वैल्यूएशन इसका कैसे करना है। सो रोल ऑफ शुक्र धातु एज वाइटेटेड फैक्टर्स इन डिसीज। अभी जस्ट मैंने एक वैद्य से डिस्कशन किया तो उनका कहना था कि हर एक विकार में हमें धातु की दृष्टि को देखना है, शुक्र धातु की दृष्टि को हमें देखना है। आप चाहे कोई भी व्याधि ले लो, आप खालित्य ले लो, आप पालित्य ले लो, आप शुक्रक्षय एड्स ले लो, राजयक्ष्मा ले लो, आप प्रमेह ले लो, प्रमेह में भी शुक्र की दृष्टि होती है। तो एक वैद्य ने मुझे कहा कि मैं हमेशा व्यक्ति का परीक्षण करते समय शुक्र धातु का परीक्षण करता हूँ और शुक्र धातु की वृद्धि की चिकित्सा करता हूँ। मैं आगे इसके पे ज्यादा बोलूंगी, अभी तो एज अ वाइटेटेड फैक्टर। ऑब्स्टेंट यूरिनरी डिसीजेस इंक्लूडिंग डायबिटीज, अभी मैंने कहा कि प्रमेह में भी एक हेतु है। देन इमिसिएशन इंक्लूडिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, जो शोष होता है राजयक्ष्मा से शोष होता है, इसमें सारे धातुओं का क्षय होता है, इसमें शुक्र का भी क्षय होता है। इमिसिएशन ड्यू टू ट्रॉमा, घात, अभिघात, क्षतक, क्षीणता, अलग अलग प्रकार के आघात से यह स्थिति उत्पन्न होती है।
When vitiated vata affects semen, it causes premature ejaculation or absence of ejaculation. जब वात की दृष्टि होती है तो देर से शुक्र का स्राव होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब समय से पहले होना और कभी कभी ना होना. इन फीमेल्स इट कैन कॉज डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और ओमेनोरिया. तो फीमेल्स में तो हमें आर्तो की विकृति देखने को मिलती है. इन प्रेगनेंसी इट लीड्स टू preterm or delayed labor. It may also cause congenital deformities in the fetus. शुक्र की दृष्टि होती है तो क्लेब भी आता है, तो कभी कभी कंसेप्शन होता भी है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्भपात, गर्भ का घात होता है, लेबर में भी डिले होता है. देखिए इस सारे शुक्र धातु स्रोतस के मूल स्थान अगर हम देखेंगे, वृषण हो, शेफ हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम देखेंगे तो दे ऑल आर सिचुएटेड इन द अधो शरीरा, एंड अधो शरीरा इज द मेन साइट ऑफ वात दोषा, स्पेसिफिकली अपान वायु. तो शुक्र का स्त्रवन, मलमूत्र का क्षरण या गर्भ का स्त्राव, गर्भ डिलीवरी, नॉर्मल लेबर, गर्भ को शरीर से बाहर निकालकर, ये सारी क्रिया किसके ऊपर डिपेंड करती है? अपान वायु पर. तो इसीलिए शुक्र की दृष्टि में वात दोष ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वात का स्थान है अधो शरीर. तो शुक्र धातु चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, कहाँ पे भी हो, तो इसमें शुक्र का क्षरण करना समय पर शुक्र की विकृति के लिए, आर्तो निर्माण के लिए, आर्तो फ्लो के लिए स्त्रियों में भी ये शुक्र दुष्ट होता है. तो इसमें बस्ती, उत्तर बस्ती अलग अलग प्रकार के और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भी. जब भी हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं तो उत्तर बस्ती काफी मात्रा में लाभदायी होती है. दोनों में भी हम दे सकते हैं. तो I think Vata dosha is more closely related with Shukra Dushti. Just now I told if the Vata is occulted in semen, it results in the ejaculation or premature ejaculation or sterility. In case of fever also, ज्वर में भी धातुगत अवस्था कही है. Vitiated dosha located in the Shukra dhatu cause ultimately ejaculation and destruction of Shukra, and this results in decreased vitality with Vata, Agni and Soma. इस प्रकार से धातु हमें पढ़ना है, ना केवल धातु की स्पेसिफिक दृष्टि, किंतु उसके ऑर्गन, उसके मूल स्थान, उसका दोषों के साथ संबंध, उसका मलों के साथ संबंध. इस प्रकार से शुक्र धातु इन अलग अलग कंडीशंस में, इन अलग अलग स्थितियों में परिणामदायी होती है, या इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. नाउ हाउ टू इवेल्युएट द शुक्र धातु. स्त्रियों में इसकी पद्धति अलग है, पुरुषों में अलग है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स अलग अलग है, इसके कार्य भी थोड़े अलग है. इन मेन द शुक्र धातु कैन बी डायरेक्टली असेस्ड एज अ सीमन. शुक्र धातु का परीक्षण पुरुषों में अगर करना है तो हम क्या करेंगे? सीमेन, सिंपल सीमेन का एनालिसिस करेंगे. इनफर्टिलिटी की जांच करते हो तो पुरुषों में अलग है, सीमेन का एनालिसिस करना है. सार्वधिक परीक्षण भी करते हैं, स्रोतस एग्जामिनेशन और बाकी जनरल एग्जामिनेशन होता है. इसके साथ साथ सीमेन का एनालिसिस स्त्रियों में अलग से स्टडी करते हैं, हम ओव्यूलेशन की स्टडी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं. तो अलग अलग प्रक्रिया या अलग अलग तरीके से हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं. सीमेन एनालिसिस अलग अलग उसके ये है स्टेप्स है, उसके अलग अलग, उसमें अलग अलग पद्धति है. जैसे कलर हम देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, स्पर्म का, स्पर्म मोटेलिटी देखते हैं. मोटाइल होंगे तो ही वो इस प्रक्रिया में या गर्भधारणा में मदद कर सकते हैं. उसकी मोटिलिटी अगर कम होती है तो वो पहुंच ही नहीं पाते वहां पे. कलर एंड वॉल्यूम कैन बी इजीली ऑब्जर्व विद द आई, आंखों से देख सकते हैं. काउंट एंड मोटिलिटी मस्ट बी ऑब्जर्व. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्पर्म काउंट के लिए करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है उसकी मोटिलिटी, उसकी गति के बारे में. कलर तो अलग अलग होता ही है, दृष्टि वात दोष की दृष्टि से अलग होता. सीमेन में भी नॉर्मली व्हाइट और अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं. ग्रे शेड हो सकता है, ग्रे शेड में भी रिलीवेंट ऑफ वात दोषा. वात दोष की दृष्टि अगर होती है तो ग्रे शेड आता है सीमेन में. पित्त की दृष्टि होती है तो स्लाइटली येलोइशनेस, और कफ की दृष्टि अगर आती है तो पेल व्हाइट कलर. सो देखिए किस प्रकार से रंग, वर्ण, दोष और सीमेन का हम इसमें ये कर सकते हैं. आर्तो में भी हम देख सकते हैं. आगे में अलग से एक प्रकृति और आर्तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लड होता है उसमें जो कलरेशंस होते हैं. स्तन्य दृष्टि में भी वातपित्त है. तो शरीर के हर एक लक्षण या हर एक दृष्टि में वातपित्त कफ तो होते ही, क्योंकि दोषा ही एव सर्वेषां रोगाणां कारणम. दोष ही है जो सारे रोगों की जड़ है, सारे रोगों का कारण.
largest volume in kapha nature and the lowest in those with a vata nature. Upon microscopic examination, a low sperm count with low motility indicate a greater likelihood of vata vitation through, though this can be found with vata pitta vitation as well. So लो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम होना ये तो वात और पित्त में होता है। कभी कभी कफ दोष में, कफ विकृति में, कफ प्रकृति में नॉर्मल स्पर्म काउंट तो होता है, किंतु इसकी मोटिलिटी कम होती है, इसीलिए फिर ये गर्भ का निर्माण अच्छे से नहीं कर पाता है। ये अलग अलग कंडीशन है स्पर्म की काउंटिंग की, अस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ सीमन, अजूस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, हाइपोस्पर्मिया, लो सीमन वॉल्यूम, हाइपरस्पर्मिया, हाई वॉल्यूम, ओलिगोजूस्पर्मिया, पहली लो स्पर्म काउंट, asthenospermia, poor sperm motility, teratozospermia, sperm carry more morphological defects than usual, necrozospermia, all sperms in the ejaculator are dead हो जाते हैं, ल्यूकोस्पर्मिया, हाई लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन सीमन। तो सीमेनोग्राफ या सीमेन का एनालिसिस करने के पश्चात इस प्रकार की सारी कंडीशंस है। आयुर्वेद में इन सारी कंडीशंस के लिए काफी अच्छी सी दवाई है। अजूस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, एब्सेंस अगर होता है तो इसके लिए भी आयुर्वेद में अच्छी सी औषधि या हर्बल ड्रग्स भी है। नाउ जैसे कि अभी मैंने कहा कि नास्ति रोग विना दोषम, रोग नहीं है दोष के बिना। तो वात दृष्टि अगर होती है सीमेन में, तो सीमेन कैसे होगा? फ्रोथी, स्लेंडर, ड्राई, स्कैंटी, डिस्कम्फर्टिंग इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के समय कष्ट देगा या कष्ट सकष्ट उसका स्त्रवण होगा, उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं वात की अगर दृष्टि होती है तो। ये तनु फेनिल वृक्ष होगा। पित्त अगर दुष्ट होता है तो इसमें कुछ डिस्कलरेशन लाइक नीला या पीला वर्ण हो सकता है, उससे विशिष्ट गंध आती है, और इजैकुलेशन के उसके स्त्रवण के समय में वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगा, क्योंकि दाह निर्माण करना पित्त का कार्य होता है। कफदोष अगर दुष्ट होता है सीमेन में तो इट बिकम स्लिमी, पिछलता बढ़ती है उसमें, एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहां पे कंडुता भी हो सकती है। एक्सेसिव कॉइटस और अगर इंजुरी अगर होती है, वहां पे ज्यादा मात्रा में अगर मैथुन क्रिया ज्यादा बार बार अगर करते हैं या वहां पे कुछ आघात होता है, इंजुरी होती है, तो देयर इज मे बी अ चांसेस ऑफ सीमेन विथ ब्लड। सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल अर्ज, अगर हम हमारी इस मैथुन इच्छा को दबाते हैं तो देयर इज इजैकुलेट पेनफुल विथ इंक्रीज्ड विस्कोसिटी, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ जाती है और जो इजैकुलेशन होता है इट मे बी पेनफुल। तो ये तो मेरा विषय नहीं है। सेमिनोग्राम किस प्रकार से सीमन का एनालिसिस किया जाता है, लिक्विफिकेशन उसमें देखा जाता है, क्योंकि कुछ पश्चात कुछ टाइम बाद सीमन लिक्विफाई होता है, लिक्विड होता है, तो इसकी लिक्विफाई होने का भी टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है। तो ये नॉर्मल है क्या देखना चाहिए हमें, इसकी विस्कोसिटी, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम, कलर, जैसे हमने अभी देखा दृष्टि में, पीएच भी, क्योंकि ज्यादा अगर पीएच भी बढ़ जाता है तो इससे गर्भधारणा नहीं हो पाती है। इस प्रकार से स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मल वॉल्यूम, इसका मोटिलिटी होना जरूरी है, मोटाई होंगे तो ही वो मार्ग या इस ट्यूब तक पहुंच पाएंगे, उसकी विटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी। तो इस प्रकार से सीमन या शुक्र धातु का इवेल्युएशन क्लिनिकली अगर हमें करना है तो मेल शुक्र धातु, पुरुष में शुक्र धातु की परीक्षा हम सीमेन एनालिसिस से कर सकते हैं। नाउ इन वुमन, स्त्रियों में कैसे करें शुक्र धातु का परीक्षण? तो स्त्रियों में शुक्र धातु का परीक्षण करने का सिंपल तरीका है, आर्तों का इतिहास लीजिए, आर्तों के बारे में, गर्भिणी गर्भावस्था के बारे में, उसके प्रसूति अवस्था के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, मतलब एज के ऊपर डिपेंड करता है किस स्त्री का परीक्षण आप कर रही हो, फर्टाइल एज में है या मेनोपॉजल एज में है। by assessment of examination of ovaries, and this is most commonly performed utilizing diagnostic ultrasound. So the health of the shukra dhatu can also be inferred by the regularity of menstrual cycle को देख कर भी हम या menstrual cycle की हिस्ट्री लेकर हम शुक्र धातु का परीक्षण स्त्रियों में करेंगे। सो इरेगुलर अगर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र तो वात की दृष्टि होती है, वात दोष वाइटिएशन इन शुक्र धातु एंड एसोसिएटेड विद ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें फॉलिकल स्टडी, ओवुलेशन स्टडी करनी है स्त्री का, शुक्र धातु परीक्षण करना है तो
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का परीक्षण आप कर सकते हैं, because most of the diseases are due to Vata dosha, because of reproductive system is situated in the region of Vata dosha. Vata dosha का एरिया है स्पेसिफिकली अपान वायु का। पित्त दोष में मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा इंटेंस होगा, उष्ण दुर्गंधी ज्यादा होगी। कफ डिसऑर्डर अगर होते हैं तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इट मे बी लॉन्ग एंड म्यूकस डिस्चार्ज उसमें ज्यादा होते हैं, गांठिया ज्यादा उसमें बहती है डिस्चार्ज में। And it indicate only that the doshas have violated the Artha-Strotas channel of female track और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार से शुक्र धातु का इवेल्युएशन हमें करना है अलग अलग दोषों के साथ। ओवुलेशन स्टडी, अल्ट्रासोनोग्राफी, हिस्ट्री आपको लेनी है और जो भी लक्षण है इसके हिसाब से परीक्षण हमें करने हैं। नाउ हाउ टू इम्प्रूव शुक्र धातु। शुक्र धातु बढ़ने के लिए किस प्रकार का डाइट हमें करना है फॉर वाता और पित्त दोषा इन द शुक्र धातु। लाइक वी यूज नरिशिंग डाइट हमारा होना चाहिए, जैसे स्वीट मधुर रस ज्यादा मात्रा में ले, मिल्क, घी, नट्स लेने चाहिए, किंतु नट्स के पचाने के लिए अग्नि अच्छा हो, है ना, क्योंकि पित्त भी यहाँ पे है तो उष्मा है, तो नट्स से उष्मा मिलता है, किंतु अग्नि अच्छा होना चाहिए इसको पचाने के लिए। So care should be taken for the management of pitta dosha, as nerves tend to be warm. अग्नि अच्छा हो, डाइजेस्टिव पावर अच्छा हो। कफ के लिए बीटर और प्यूंजेंट टेस्ट हमें यूज करनी है या उस प्रकार के आहार्य द्रव्य। सो टू टोनिफाई द शुक्र धातु, सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद के जो अष्टांग आयुर्वेद हम जिसे कहते हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, जष्टा, जरा, उशान, तो इसमें वाजीकरण, उशान, वाजीकरण और शुक्रल्स ड्रग्स आर बेस्ट यूज्ड फॉर टोनिफाइंग और फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ शुक्र धातु। ये एक हमारा अंग है। वाजीकरण आयुर्वेद की विशेषता है। वाजी तो घोड़े के जैसे क्षमता शरीर में लाना, जिस प्रकार घोड़े की ताकत होती है उस प्रकार की ताकत शरीर में लाना। वाजीकरण बिल्ड सेक्सुअल एनर्जी, पावर उससे बढ़ता है। एंड शुक्रल जो होते हैं ना, शुक्रल जिसे बोलते हैं हम, शुक्रल गण भी कहा है आचार्यों ने, तो शुक्रल गण जो है वो दे गिव्स रिप्रोडक्टिव टॉनिक्स लाइक बिल्ड द सीमेन, लेकिन पावर बढ़ाने के लिए वाजीकरण हमें चाहिए और धातु या सीमेंट को बिल्ड करने के लिए हमें शुक्रल द्रव्यों का उपयोग करना है। रिप्रोडक्टिव टॉनिक्स आर लाइक अश्वगंधा, विदारीकंद, बल, गोक्षुर, शतावरी एंड विल्डियम। तो ये रिप्रोडक्टिव टॉनिक्स है, अश्वगंधा, विदारीकंद वगैरह। अश्वगंधा एक्चुअली ज्यादा यूज की जाती है मेंस में अगर धातु बढ़ाना है, किंतु आप फीमेल में भी दे सकते हो। फीमेल में शतावरी अश्वगंधा कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी रहती है, मिल्क के साथ शतावरी ग्रैन्यूल्स धातु पुष्टि के लिए बहुत श्रेष्ठ उसका अच्छा रिजल्ट है। इसका प्रयोग हमें करना हो तो वाम मिल्क या घी के साथ हम कर सकते हैं। वात और पित्त में तो यूज करते समय आपको मिल्क यूज करना ही है, तो इसका अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आप घी भी लीजिए, तो दूध में अश्वगंधा शतावरी का पाउडर थोड़ा गुनगुना आपको जैसे सूट करता है। पित्त अगर हो तो ज्यादा गर्म नहीं लेना है, किंतु वात प्रकृति की व्यक्ति हो तो उसमें आप दूध अच्छा गर्म करके ले सकते हैं, इसमें आप घी भी डालिए। तो ये अत्यंत शुद्ध या अत्यंत उत्तम एक कॉम्बिनेशन है घृत का, दूध का और शतावरी अश्वगंधा का, जिससे शुक्र धातु बढ़ने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। कफ दृष्टि अगर होती है शुक्र धातु में तो प्यूरिफाइंग हर्ब्स लाइक उसमें शुद्धि के लिए क्लोज, लवंग या पिंपली जो कि दीपन पाचन का कार्य करते हैं, उष्ण तीक्ष्ण है, तो प्यूरिफाइंग एजेंट करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड दिस एक्साइट सेक्सुअल एनर्जी इन द शॉर्ट टर्म एंड रिड्यूस इट इन द लॉन्ग टर्म। तो ये दोनों प्रकार का कार्य करती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का भी। इसके साथ साथ कुष्ठ और कटफल आर आल्सो यूज्ड एज प्यूरिफाइंग ड्रग्स। प्यूरिफिकेशन के लिए इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके आहार में या फल के रूप में डेट्स, खजूर, मैंगोज, फिग, almonds, custard, strawberries, apple, nuts, almonds, cashew, all these type of foods like I think all these are madhur gunatmak. So this madhur ras definitely increases the strength and power of shukra dhatu, जिससे सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है। वेजीज लाइक स्पिनच, कुकुम्बर, स्वीट पोटैटो बूस्ट दिस पावर आल्सो। एंड फिश स्पेशली ट्यूना फिश, लोबस्टर, एग्स वगैरह, ये सारा भी शुक्र धातु बनाने में काम करता है। इसके साथ साथ जैसे अभी मैंने दूध, मांस, उड़ीद, उड़ीद का सेवन बहुत अच्छा बताया आयुर्वेद में।
उड़िद के कुछ दोष भी है, उड़िद पुरुष संग्राहक भी बताया है, किंतु उड़िद को पचाने के लिए अग्नि भी अच्छा चाहिए। उड़िद के लड्डू या उड़िद से बनी दाल, उड़िद की बनी खिचड़ी या कोई भी व्यंजन हो तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठंडी के सीजन में उड़िद से बने लड्डू खाने की प्रथा है या खाए जाते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में शरीर को उष्मा की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ इसका एक उद्देश्य भी है कि धातु का बल बढ़ाना। ज्यादातर इससे शुक्र धातु को स्ट्रेंथ मिलती है। केशर, जायफल, आई थिंक ये सारे हम दूध में मिलाते हैं, तो इसीलिए दूध में ये सारे मिला के पीने की प्रथा है। वह सद्य शुक्र का रहा, इसीलिए इसका सेवन किया जाता है। केशर जिससे गंध आएगी और प्यूरिफिकेशन भी होता है केशर से। जायफल जो कि जिसका अच्छा उपयोग होता है धातु पुष्टि में, बुद्धि के लिए भी, या एक प्रकार का शोधन या प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन किंतु इसका प्रयोग हमें बहुत कम मात्रा में करना है, एकदम कम उपयोग करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उष्ण भी होता है जायफल। सो इसके साथ साथ शुक्र निष्क्रमण या शुक्र धातु किस प्रकार से निष्क्रमण होता है, इसके रीजंस भी बताए। शुक्र निष्क्रमण के भाव हेतु बताए, जैसे हर्ष, जॉय, अट्रैक्शन, गति, स्टिकीनेस उसमें है, वो सूक्ष्म है, गुरु है, उसकी नॉर्मल मूवमेंट है, डाउनवर्ड उसकी गति है, तो बाहर आना ये उसकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, तो इसीलिए ये शुक्र बाहर आता है एक विशिष्ट स्थिति में। तो शुक्र धातु का हमारे बल का और ब्रह्मचर्य का, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यह हमारे 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, किस प्रकार से पालन करना है, कब करना है, इसके बारे में बहुत सारा मतांतर है, या इसका मुझे लगता है हर व्यक्ति का इसका अनुभव अलग अलग है। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए एक विशिष्ट उम्र तक, किंतु अगर आप विवाहित हो तो तो विवाह के पश्चात आपको संतति निर्माण के लिए ब्रह्मचर्य को छोड़ना पड़ेगा, किंतु बीच बीच में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और ऑब्स्टिंस रखते हो तो शुक्र धातु की जो ज्यादा क्षय होती है या शुक्र धातु को बढ़ाने में ये मददगार होता है। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें स्थिति के अनुसार करना चाहिए। एक विशिष्ट, जैसे ओल्ड, हमारे आचार्य सुश्रुत कहते हैं ओल्ड एज में या वृद्धावस्था में ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें, क्योंकि ओल्ड एज में वैसे ही धातु का बल ह्रास होते रहता है। तो इस स्थिति में अगर शुक्र धातु का ज्यादा क्षरण होगा तो शरीर ज्यादा दुर्बल होता है। तो शुक्र धातु का प्रयोग या शुक्र धातु का कर्म जो गर्भ उत्पादन है, इसके लिए शुक्र धातु का ह्रास होना या शुक्र का स्खलन होना, शुक्र को बाहर निकालना भी जरूरी है, किंतु उसको बचाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति हर्ष भी जाते हैं। तो शुक्र धातु को हमें संभालना है, बिकॉज ahar, nidra and brahmacharya, these are the 3 pillars of life along with proper diet and rest. So brahmacharya means celibacy, and it is generally agreed that celibacy properly practiced leads to the longest and healthiest life. तो हमारे साधु संत मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इसीलिए उनकी आयु अच्छी होती है, उम्र बढ़ती है, उनका बल। एक इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो राजयोग या हठ योग या प्राणायाम को आजकल तो अलग अलग सारे मतलब ये है, अपने अपने श्रद्धा स्थान होते हैं व्यक्ति के। कोई राजयोग जाता है, कोई घर में ही प्राणायाम करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, गुरु को फॉलो करता है। तो इन सबको फॉलो करते समय या ये जो राजयोग को जाते हैं वहां पे जो प्राणायाम ध्यान धारणा करते हैं, तो इन ध्यान धारणा की स्थिति में वहां पे हमारे शरीर का ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण लगता है। वहां पे हमारे शरीर का स्थिति, बल, धैर्य, तो शुक्र धातु का जो हर एक, क्योंकि शुक्र धरा कला सर्व शरीर व्यापी है, तो इस प्रकार से शुक्र धरा कला शरीर सर्व शरीर व्यापी होने से जब हम इस प्रकार की प्राणायाम ध्यान धारणा करते हैं ना, तो हमारा शरीर का सारा बल वहां पे चला जाता है। तो इसका एक अनुभव से बताया जाता है कि जो लोग राजयोग में जाते हैं तो उनकी शक्ति वहां पे खर्च होती है ध्यान धारणा में, तो इसीलिए धीरे धीरे उनमें इस प्रकार की शुक्र या ब्रह्मचर्य पालन करने की उनकी इच्छा धीरे धीरे बढ़ती है, और काम वासना या काम के बारे में उनकी प्रीति रुचि कम होते जाती है, क्योंकि उस समय इनकी सारी एनर्जी या सारा जो धातु का बल होता है उसमें लग जाता है प्राणायाम या राजयोग करने में। तो इस प्रकार का भी एक मैंने पढ़ा है। तो
ब्रह्मचर्य मीन्स जैसे अभी हमने कहा सेलिबेसी, एंड इट इज जनरली अग्रीड दैट सेलिबेसी प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड लीड्स टू द लॉन्गेस्ट एंड हेल्थीएस्ट लाइफ. However, it is also agreed that those who are strong can engage in sexual activity with no negative consequence. आप आपके अनुसार, आपके प्रकृति, आपके शरीर के क्षमता के अनुसार इस ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं. साइकोलॉजी हैप्पीनेस ऑफ शुक्र धातु. आई थिंक सारे धातु हमारे आत्मिक शक्ति के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए, हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए सारे धातु जरूरी है ही. हर्ष ही शुक्र धातु का काम है, क्योंकि शुक्र धातु के क्षरण के बाद, शुक्र स्खलन के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर. किंतु मुझे लगता है हर एक धातु हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, हमारी अच्छी मानसिक क्षमता के लिए, हमारे अच्छी सोच के लिए, हमारे अच्छे मनोबल के लिए, हमारे अच्छे शरीर बल के लिए हर एक धातु का अच्छा होना जरूरी होता है. ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, शुक्र धातु इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू सस्टेन द क्रिएटिविटी. हर एक हमारी हर एक धातु अगर अच्छी हो ना, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी अच्छी होगी, हमारी लाइफ अच्छी होगी, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी होगी, हमारा क्षमत्व अच्छा होगा, हमारा उम्र, आयु, वर्ण, त्वचा, सारे शरीर के भाव, प्रभा, कांति, सब कुछ अच्छा होगा. जब हम सप्त धातु का विचार करते हैं तो ना केवल शुक्र धातु अच्छा होगा तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ही होगी. आगे हम देखेंगे शुक्र सारता के लक्षण में. When the dhatu is healthy, there is a natural creative instinct and an ability to see the creative act through the completion. So यहाँ पे शुक्र सार के बारे में मैं बताऊंगी. सौम्याः सौम्य प्रेक्षिणः इव प्रहर्ष बहुलाः स्थिर वृत्त सम सहत शिखर दशनाः. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से शुक्र धरा कला. बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शुक्र धातु में दंत का क्या संबंध है, शुक्र धातु सारता में दंत के लक्षण क्यों बताइए, दंत संपत्ता. तो शुक्र धातु न केवल दंत किंतु सारे शरीर को ये शुक्र धारा कला प्राप्त होती है. और जैसे हमने पहले देखा, जिस प्रकार घृत के हर अंश में, दूध के हर अंश में घृत होता है, उसी प्रकार शरीर के हर अंश में शुक्र धातु होता है. इसीलिए शरीर के हर हिस्से पे हमारे शुक्र धातु सार के लक्षण हमें देखने मिलेंगे. इसमें मल शिल्लक नहीं, इसीलिए सौम्य सौम्य प्रेक्षिणा, वेरी प्लीजेंट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. जैसे हम कहते हैं कि जिसे देखने से हमें अच्छा लगता है, इनको देखना अच्छा लगता है, इनको देखने से हमें प्रसन्नता मिलती है, शांत व्यक्तिमत्व, सौम्य प्रेक्षिण, प्लीजेंट अट्रैक्टिव. इनको देखने से हमारे आंखों को सुकून मिलता है, ऐसे कहते हैं. कोई हीरो हीरोइन होती है, कोई कैरेक्टर है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्ति को देखकर हम बोलते हैं कि नहीं, हमें अच्छा लगता है इनको देखना. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इनका दर्शन हमें शांत प्रिय लगता है. क्षीरपूर्ण लोचन, अभी देखिए नेत्र, हर एक, जैसे मज्जा में हमने पढ़ा था, मज्जा का और नेत्र का क्या संबंध है. तो मज्जा से ही शुक्र धातु बनता है. तो मज्जा धातु अच्छा बनेगा तो ही शुक्र अच्छा बनेगा. मज्जा का नेत्र से संबंध हमने देखा था, और इसी के साथ साथ शुक्र से भी नेत्र का संबंध है. तो इसीलिए आंखें जैसे दूध से भरी हुई, क्षीरपूर्ण लोचना, मिल्की व्हाइट टिप, आंखों का सफेद भाग स्क्लेरा, और आंखों का जो ब्लैकिश पोर्शन है वो एकदम क्लियर दिखता है, इसलिए आंखें एकदम सुंदर दिखती है, जिसमें देयर इज अ क्लियर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन. आंखें जैसे दूध से भरी हुई हो, सफेद, सुंदर, स्निग्ध, चमकदार, इस प्रकार की जिसे क्षीरपूर्ण लोचना कहा है. तो यहाँ पे फिर से मज्जा धातु का, अस्थि धातु का, नेत्र का, शुक्र का संबंध. प्रहर्ष भरू, हैप्पी चेयरफुल, हमेशा आनंदी रहने वाले व्यक्ति है, क्योंकि हर्ष यह शुक्र धातु का काम होता है. तो शुक्र धातु सार अगर व्यक्ति होता है तो मतलब मैथुन क्रिया के बाद भी उतना ही वो एक्टिव रहेगा, उतना ही वो आनंदी रहेगा, फ्रेश रहेगा. प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वरा, वर्ण उसका चकाकीदार चमकदार होता है, त्वचा कांतिमान होती है, और उसका आवाज, स्वर, वाणी भी प्रसन्न होती है. अच्छा लगता है उनका आवाज सुनना हमें, क्योंकि शुक्र धातु में तेज है. तो तेज है, हर हिस्से पे हमें ये तेजस्विता, भ्राजिष्णुता हमें देखने को मिलती है. महास्पिक, ये एक अलग लक्षण बताए. निचला जो हिस्सा होता है अधो शरीर, ब्रॉड पेल्विक. तो आप कभी भी हिस्ट्री लेंगे या कभी भी देखिए आप, जो मतलब जब शुक्र धातु का क्षय होता है तो
शरीर रूखा सूखा होता है, दुर्बलता आती है। इसके साथ साथ स्पिक प्रदेश जो होता है वो शुष्क हो जाता है, और स्पिक प्रदेश छोटा होता है। और शुक्र धातु शरीर में अगर अच्छा होता है तो स्पिक प्रदेश बड़ा होता है, नितंब बड़े होते हैं अधोभाग। अस्थि नखदंत, अभी फिर से अस्थि का संबंध, अभी मज्जा का मैंने बताया नेत्र पे, अभी अस्थि नखदंत। तो स्निग्ध सहत श्वेत अस्थि और नाखून इनके बड़े होते हैं, वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं, दंत संपन्नता के लक्षण इसीलिए इसमें कहे गए हैं। तो दांत कैसे होते हैं, दांत प्रसार व्यक्ति के, एक्चुअली शुक्र दंत संपन्नता अस्थि में चाहिए थी, किंतु कुछ अलग रिलेशन, कुछ अलग सोचकर या अस्थि या मज्जा सबसे तेजस्वी धातु करके दंत संपन्नता के लक्षण हमारे आचार्यों ने शुक्र धातु सार में कहे। तो इसीलिए शुक्र धातु सार के दंत वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं, अच्छे होते हैं, स्निग्ध, चमकदार, मुंह, गोलाकार, राउंड, गुड क्वालिटीज। सार, उसका पोषण भी अच्छा होता है, उपचित होते हैं, उसकी जो कढ़ाई होती है ना, उसका जो टोंक होता है, शिखर दशना, वो अच्छा कोट टोक उसका होता है। स्त्री प्रिय हो, एंजॉय फीमेल्स, सेक्स डिजायर इसमें ज्यादा होता है। बलवंत होते हैं, शारीरिक बल अच्छा होता है, शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी, क्योंकि शुक्र धातु यह क्रम से रस धातु से तैयार हुआ है, तो इसीलिए बल भी बढ़ता जाता है। सो पावरफुल अमंग ऑल, सबसे बलवंत है। फेवरेबल कंडीशंस इनके लाइफ में अच्छी होती है, अनुकूलता, पैसा, वैभव, वेल्थ, रिचनेस अच्छा होता है। सम्मान भाज, डिग्निफाइड पर्सनालिटी, देखिए अभी मज्जा में भी सम्मान मिलता है, शुक्र में भी सम्मान मिलता है। मज्जा का सम्मान उनके स्वभाव से है, उनके विचार से है, उनके ज्ञान विज्ञान से है, उनका एक जो भी उनका कला क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रगल्भता उनकी होती है, इसलिए मज्जासार व्यक्ति भी सम्मान भाज होता है। किंतु शुक्रसार व्यक्ति दिखने में अट्रैक्टिव होता है, उसके दांत, उसके नेत्र, उसकी पर्सनैलिटी, उसका वर्ण तेजस्वी, इसीलिए वो आकर्षक दिखते हैं, इसीलिए डिग्निफाइड, वो अच्छे लगते हैं सबको शुक्रसार व्यक्ति भी। अपत्य भाज, बच्चों के, उनको बच्चे पसंद होते हैं, इनमें अपत्यों की संख्या भी अधिक होती है, क्योंकि उनमें शुक्र धातु अच्छा होता है। इस प्रकार से शुक्र धातु की परिपूर्णता, शुक्र धातु गुणवान होना, स्पर्म हो, सीमेन हो, चाहे इसे आप स्त्रीबीज कहे, चाहे ओम कहे, चाहे शोणित कहे, जो भी है वो अच्छा होता है। इसीलिए शुक्र धातु सार का यह शांत, सौम्य, दंत संपदा, आकर्षक। और अगर शुक्र धातु असार होता है, दुर्बल होता है, तो बार बार गर्भस्राव होगी, गर्भपात होगा, इनफर्टिलिटी होंगी, शुक्र का क्षय इसमें हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आंखों में काला और सफेद भाग, स्त्री प्रिय, स्निग्ध वर्ण, प्रसन्न वर्ण, नाखून इनके अच्छे होते हैं, चेहरे पर चमक होती है, शरीर का नितंब भाग बड़ा होता है, तेजस्वी कांति, बलवान, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, आरोग्य भाज, अपत्य भाज, फेमस, फाउंड ऑफ चिल्ड्रंस, इनकी पर्सनैलिटी। और शुक्र धातु पोषण के लिए इस प्रकार के नट्स है, दूध है, खड़ी शक्कर है, बादाम है, एग्स भी है, दाड़िम है, अलग अलग, पालक है, अखरोट है, विटामिन ई अल्सो शुक्र धातु पोषण के लिए भी ये अच्छा होता है। धातुसार का जब हम वर्णन करते हैं, तो धातुसार का, धातुसार को क्यों पढ़ना है, तो धातुसार से हमें बल का पता चलता है, और इसी के आयु का पता चलता है, और इसी के साथ साथ व्यवसाय का चुनाव अगर हम करना चाहिए हमें, या करते हैं, तो इसमें भी हमें प्रकृति के साथ साथ धातुसार को भी देखना है। जैसे अस्थि धातुसार व्यक्ति अगर होता है तो ज्यादा कष्ट या श्रम के काम वो अच्छे से कर सकता है, तो इसीलिए अस्थि धातुसार में आर्मी हो या नेवी हो, आर्मी में या नेवी में अगर व्यक्ति जाता है तो वो कष्ट अधिक सहन कर सकता है, जो कि अस्थि से। तो शुक्रसार व्यक्ति भी इस प्रकार के, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, बल होता है, केश, त्वचा, ओज, वर्ण अलग अलग होते हैं, अच्छा। तो इसीलिए मॉडल हो, एक्ट्रेस हो, इस प्रकार के अगर ये काम करते हैं तो इनमें अच्छा, उनको अच्छा यश मिलता है, ये अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मज्जासार व्यक्ति के बारे में अगर हम देखेंगे, तो वो मतलब बुद्धि से रिलेटेड या आर्टिस्ट से रिलेटेड, जैसे अंतराल में जाना हो, स्पेस एक्टिविटीज हो, या कोई चित्रकला हो, या कोई भी ग्राफिक्स हो, डिजाइनर हो, तो इस प्रकार के काम ये मज्जासार व्यक्ति कर सकता है। तो इस तरह से
धातु या धातुसार को अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी तुलना अगर हम करेंगे तो इसमें धातु पढ़ते समय हमें धातु के प्राकृत कर्म, उसके विकार, उसकी धातु, उस धातु की सारता, उसका क्लिनिकल असेसमेंट, कौन से व्याधि में किस प्रकार से धातु का समावेश होता है या धातु किस प्रकार से उसमें सम्मिलित होते हैं, तो इसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये यहाँ पे मेरी सप्त धातु की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जहाँ जिसमें हमने अलग अलग धातु, उसके कार्य, उसके उद्देश्य, उसका क्लिनिकल असेसमेंट हमने यहाँ पे देखा है। तो आई थिंक ये क्लिनिकल असेसमेंट तो मुझे, मेरा ये कहना है कि जितना इम्पोर्टेंस हम दोषों को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमें धातु को भी देना है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स। राजेंद्र सिंह है, प्लीज रिपीट क्षय लक्षणार्थ। तो धातु शुक्र दुष्टि या शुक्र धातु का अगर क्षय होता है तो उसमें दुर्बलता आती है, मुख शोष, डिबिलिटी आती है, अंगों में शोष आता है, जैसे राजयक्ष्मा के लक्षण होते हैं, तो उस त्वचा में निस्तेजता आती है, सारे जो शरीर भाग होते हैं उसमें एक प्रकार का रूखापन आता है, इसमें पांडु भी हो सकता है, इसके साथ साथ श्रम, यानी कोई भी काम अगर करते हैं तो थकान भी आ जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण इस शुक्राशय में हमें देखने मिलते हैं। सो संधिशूल आफ्टर हिस्टेक्टोमी मेनोपॉज, आई थिंक इसको हमने देखा है, पढ़ा है अस्थि धातु के विचार में, मज्जा धातु को विचार में, क्योंकि मेनोपॉज, एट द एज ऑफ मेनोपॉज, यहाँ पे हार्मोन्स की बदलाव की स्थिति में बोन्स की पोरोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो ठिसूल बनते हैं, और इसकी ब्रिटलनेस बढ़ने से अस्थि के अंदर सौशीर्यता आती है, और ये मज्जा सौशीर्यता भी उसमें आता है। तो इसी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल, जैसे धातु का क्षय भी होता है, सारे धातु का क्षय होता है, एज उनकी बढ़ती जाती है, तो एक प्रकार की अरुचि या कोई किसी भी कार्य में रुचि ना आना एक मेनोपॉज का सिम्टम है। तो मतलब हर एक काम में थोड़ा नर्वसनेस फील करते हैं, क्योंकि एक प्रकार से मुझे लगता है मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक हम एक अलग पड़ाव की तरफ जाते हैं, हमारे आयु के साथ साथ, जैसे रिटायरमेंट की एज होती है, इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां खत्म होती है, क्रिएटिवनेस खत्म होता है, हमारी जरूरतें भी खत्म होती है, फैमिली के बारे में भी एक कंप्लीटनेस आ जाता है, हम मतलब एक प्रकार से स्थिर हो जाते हैं, स्थिर स्थावर हो जाते हैं। तो खाली समय भी रहता है बहुत बार रिटायरमेंट से, तो इस सारे का परिणाम हमारे स्वभाव के ऊपर होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है, उत्साह कम होने लगता है, ये तो नेचुरल होता है। तो इसी स्थिति में ये मेनोपॉजल, इसमें हमें खुद को एंगेज रखना है, समय का हमें अच्छे से यूज करना है, और इसके साथ साथ धातु दुष्टि धातु का क्षय ना हो, इसके बारे में भी हमें सोचना है। महिलाओं में जब फेस एक्सप्रेशन ब्लैंक होता है तो तब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं समझी नहीं। महिलाओं में जब फेस एक्सप्रेशन ब्लैंक होता है, अच्छा कोई उसमें भाव नहीं होता है, तो इसे कैसे समझना है? से अच्छा ठीक है, तो भावनाओं का व्यक्तिकरण नहीं होता है उसमें, तो ये तो उसका स्वभाव हो सकता है भावना, या फिर रुक्षता अगर होती है तो भी भावना का व्यक्तिकरण नहीं होता है, जैसे वात प्रकृति के व्यक्ति में नेत्र मृत समान होते हैं, तो इसीलिए फिर उसमें भावनाओं का व्यक्तिकरण नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल द व्यूअर्स, एंड थैंक यू आयुष अर्पण फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो अगली बार हम नए एक सीरीज के साथ या नए चैप्टर के साथ मैं यहाँ पे जरूर आऊंगी, फिजियोलॉजी पढ़ाने या अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। सो थैंक यू आयुष दर्पण फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू डॉक्टर जोशी सर।